हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है इंग्लिश पेडागोजी का, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उसमें सेकंड एमसीक्यूज़ का इस वीडियो में हम 20+ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं वैसे। और ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश पेडागोजी में, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का। देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके अंतर्गत हमने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, ठीक है, और इनके एमसीक्यूज इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए तो फिर वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नीचे दिए हुए कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मीन्स मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, है ना। देखो लास्ट वीडियो में हमने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किया था, ठीक है। मैगजीम्स मीन्स होता है प्रिंसिपल्स या उसके गुण, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है बोला गया है, 4 ऑप्शन है, देखिए। तो देखो हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस किया था। नियर टू फॉर ये वाला जो प्रिंसिपल है या मैगजीम से हमने डिस्कस नहीं किया था, या ये वाला जो ऑप्शन है वो कोई प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैगजीम्स इज यूज्ड हियर। बच्चा का क्या करता है, नंबर्स को काउंट करने के लिए ना अपने फिंगर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से उनका सीखना कौन सा मैगजीम है, ठीक है। तो देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, पार्टिकुलर टू जनरल है, कि नोन टू अननोन है। तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि वो अपना फिंगर्स यूज कर रहा है तो एक कॉन्क्रीट मूर्त चीज है ना, मूर्त से अमूर्त चीज यूज कर रहा है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि वो कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल होगा, वो होगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, while teaching about the tools used in agriculture, the teacher collects real agriculture tools and shows them to the students. His teaching is based on which of the following teaching maxims? पढ़ाते समय टीचर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज पढ़ा रहे हैं ना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना रियल टूल्स, कैसा टूल्स, रियल टूल्स वो शो करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से वो रियल टूल्स या सही में जो सही में वो सामान को दिखाकर वो किस तरह का टीचिंग मैगजीम्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनिट टू इंडेफिनिट नहीं होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीज को दिखाकर वो अपना टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ मैगजीम फॉर सिंपल टू, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो मैगजीम हम या प्रिंसिपल टीचिंग प्रिंसिपल पढ़े हैं, है ना, शिक्षण सूत्र, उसमें इसमें से कौन सा है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। देखिए तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देखें, ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे सिंपल और इजी थिंग शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्रेजुअली ही शुड मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट थिंग। सबसे पहले सरल चीज़ों को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद डिफिकल्ट में मूव करनी चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले सरल चीज़ों को पढ़ाओ फिर कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ों को पढ़ाओ। बाकी अगर ऑप्शन हम देखें तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए इसी तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बनते हैं, और आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन अ स्टूडेंट्स ओवरकम हिज बैकवर्डनेस इन लर्निंग एंड अचीव टू हिज मैगजीम पोटेंशियल। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। हाउ कैन अ स्टूडेंट्स ओवरकम, ओवरकम करना मतलब उसको जीतना, किसी चीज़ को जीत लेना, जैसे कोई डर है या कोई कमी है उससे आगे निकल जाना, है ना, ओवरकम करना। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो सीखना है ना, बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ापन से कैसे उबर सकता है, या कोई टीचर उनको किस नियम के तहत या किस तरह से उसको उस स्थिति से ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। उनके जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको वो अचीव कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस, तो देखो हमारा पहला ऑप्शन है गिव पीयर कोचिंग, है ना। पीयर कोचिंग किसको बोलेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से मतलब पूरी तरह से उसको केयरफुली उसको पढ़ाना या समझाना, ठीक है। दूसरा है अवॉइड द स्टूडेंट्स एज इट मे बी बाई स्पेयरिंग द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स। बच्चों को अवॉइड करो क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से दूसरे बच्चों का भी टाइम बर्बाद होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है।
तीसरा देखते हैं, प्रोवाइड रेमेडियल कोचिंग। तो याद रखिएगा, जब भी बैकवर्डनेस या पिछड़ापन है ना, सीखने में जो पिछड़ेपन की जब भी बात आती है, आपको ना रेमेडियल टीचिंग को टिक लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये यही आपका सही आंसर होगा। ऐसे बच्चों को लाइन में लाने के लिए या अच्छे से बाकी बच्चों के साथ मिलाने के लिए हमको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी फॉलोड बाई एन ईवीएस टीचर। नीचे दिए हुए कौन से टीचिंग मैगजीन्स या टीचिंग प्रिंसिपल को एक ईवीएस टीचर के द्वारा फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्टेक, डिफाइन टू इंडेफिनिट, डेफिनिट टू इंडेफिनिट एंड एग्जाम्पल टू रूल, ये तीनों तो एक ईवीएस टीचर को फॉलो किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव टू एक्चुअल, ये वाला जो मेथड है वो एक ईवीएस टीचर के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ टीचर इज ट्रेनिंग इट्स लर्नर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। एक टीचर ना अपने सीखने वाले अपने लर्नर्स को क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं। फर्स्ट शी एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले क्या करती है वो, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के इस तरह से। एंड देन शी टीचेस द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, और फिर वो सेंटेंस का मेन मुख्य जो पार्ट्स है, मुख्य भाग है, उसके बारे में वो बताती है, उसको संश्लेषित करती है। तो ये वो जो उनका तरीका है ना, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका है, वो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। तो वो क्या कर रही है, वो ना यहाँ वर्ड्स को भी आप देख सकते हैं, सिंथेसिस है ना, एनालिसिस टू सिंथेसिस वाला जो प्रिंसिपल है या मैगजीम है, उसको फॉलो वो कर रही है, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए, while teaching language in a class, the vocabulary and sentences structure are taught keeping in mind the difficulty level of the learners. Which maxim is the teacher trying to follow? लैंग्वेज पढ़ाते समय या भाषा पढ़ाते समय टीचर क्या करता है ना, या वोकेबलरी सिखाते समय डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखता है ना, कि कितना डिफ़िकल्ट है, बच्चे किस लेवल में है ना, वो कितना सीख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को वो अपने माइंड में रखकर बच्चों को के लिए अपना टीचिंग प्लान बनाते हैं या उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये तरीका किस चीज़ को शूट करता है, वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मैगजीम अपना रहे हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस अपना रहे हैं, साइकोलॉजिकल अपना रहे हैं, कि नोन टू अननोन अपना रहे हैं, बताइए। तो क्योंकि वो पूरे अपनी मनो जो दशा है वो उसको बच्चों के हिसाब से बना के रखे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और उनके लेवल के हिसाब से टीचिंग करा रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होगा। क्या होगा? ये साइकोलॉजिकल अप्रोच होगा, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव एग्जाम्पल्स। कौन से मेथड में जो टीचर है वो पहले नियम बताते हैं, फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आप देखे होंगे तो, डिडक्टिव मेथड जो होती है, डिडक्टिव है ना, डिडक्शन मेथड, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड पढ़े ना दो। तो जो डिडक्टिव मेथड होती है, ठीक है, निगमन भी बोलते हैं हिंदी में इसको, डिडक्टिव मेथड ही यूज़फुल है। इसमें ही क्या होता है, पहले हम रूल्स को बताते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो, और इसमें क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में तो हम पहले क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन, उसके निष्कर्ष में जाते हैं, कंक्लूड करते हैं उसको, है ना, कंक्लूजन में जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन रीट जो एग्जाम था R-TET है ना, राजस्थान टेट, इसमें आया हुआ है ना 2016 में। जो व्यापम है ना, ऐसे क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, रीट, यूपी टेट है ना, इस तरह के। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इस इंग्लिश भाषा सीखने के बेस्ट सीक्वेंस क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, आपको पता होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ठीक है। यही सही क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा। पहले बच्चे सुनते हैं, फिर किसी भी भाषा को, फिर उसको सुनकर बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उस भाषा को पढ़ते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ लैंग्वेज हैज़ टू बी, किसी भी लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए, फोनेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कि सिस्टमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी भाषा एक सम्मत भाषा तभी कहलाएगा, है ना, ऑथेंटिक लैंग्वेज तभी कहलाएगा जब वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। याद रखिएगा, कैसा हो, ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो, तभी वो सम्मत भाषा या एक ऑथेंटिक लैंग्वेज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। वेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पेयर एक्टिविटीज़, जब कोई लर्नर सीखने वाला या बच्चा ना पेयर एक्टिविटी, ग्रुप खेल में, क्रियाकलाप में इंगेज है या उसमें शामिल है,
टेकिंग ऑन रोल्स ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट द एक्टिविटी इज कॉल्ड, है ना, डॉक्टर पेशेंट इन सब का रोल कर रहा है, तो इस तरह का जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना वो रियल एक्टिविटीज़ कहलाती है। कैसी एक्टिविटीज़ कहलाएगी, रियल एक्टिविटीज़। अगर वो किसी का रोल कर रहा है डॉक्टर इन सब का, तो कैसे एक्टिविटीज़, रियल एक्टिविटीज़। याद रखिएगा, CTT में आया हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, है ना, गलत वर्ड है यहाँ पर। टीचर हेल्प्स लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को इंग्लिश का नॉलेज बढ़ाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है, या कैसे उनके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इंग्लिश में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए टीचर को। गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस। उन लोग को बहुत सारा असाइनमेंट दो, उनको बहुत सारा प्रोजेक्ट दो, जिससे उन लोग पढ़ के सीखेंगे, है ना। तो भाई इंग्लिश सिखाने के लिए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। ओके, दूसरा देखिए, करेक्टिंग एवरी मिस्टेक्स अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक। देखो अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हो, तो हर एक छोटी छोटी मिस्टेक्स को सुधारना एक लैंग्वेज टीचर के लिए सही नहीं होता, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ता है भाषा सिखाने के टाइम में, क्योंकि बच्चे उसको बोल कर थोड़े छोटी छोटी गलतियां कर कर ही सीखते हैं। तो ये एवरी मिस्टेक जब भी आए तो तुम समझ जाना वो गलत आंसर है, वो गलत ऑप्शन है, ठीक। आगे चलिए, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम मैकेनिकली। अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छा और गहन लैंग्वेज ड्रिल या अभ्यास कराया जाए उस लैंग्वेज का, जिससे वो क्या कर जाए, उसको प्रैक्टिस कर 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 वो उसमें मैकेनिकली स्ट्रांग हो जाए और उस लैंग्वेज को बोलना सीख जाए। तो यही वाला ऑप्शन हमको लगभग सूटेबल लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, enabling them to see the relationship between the prior knowledge and to new knowledge। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए बच्चों को जो उनके पिछला नॉलेज है उनसे उनको नए नॉलेज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो जहाँ तक बात है भाषा सीखने का, है ना, या भाषा सिखाने का, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो करेक्ट है। बच्चे को क्या करिए, बार बार अभ्यास करिए, उसको बोलने का अभ्यास करिए, प्रैक्टिस से ही कोई भी लैंग्वेज सीखा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। बच्चों को खुद से सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है, खुद से सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो कौन सा मैथड या विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, कौन सा जो लाइन है या कौन सा ऑप्शन है वो सूटेबल होगा उसके लिए। देखो, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, ये उतना ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, ये सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क जहाँ भी है वो गलत है, ठीक। डिस्करेजिंग तो हो ही नहीं सकता, डिस्करेज थोड़ी करेंगे बच्चों को। तो डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग डिसीजन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा आंसर इस तरह से हम अगर देखते हैं, देखिए भाई सभी ऑप्शन को एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हम इसको सही मान के पहले टिक लगा दिए, पता चला आगे और भी सही है। तो हमने देख लिया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सबसे सूटेबल जो होता है ना, हालांकि हमको कई बार थोड़ा डाउट होता है कि सही है कि नहीं है, लेकिन 4 दिए हुए ऑप्शन में जो सबसे सूटेबल है वही सही आंसर होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में और अभी हमारे आने वाले एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक। इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, विंडो लैंग्वेज है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सहायक औपचारिक भाषा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, यूजिंग सॉन्ग्स राइम्स गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू। क्लासरूम में गाने गाकर या राइम्स बोलकर या गेम खिलाकर जो पढ़ाना है वो बच्चों को किस तरह से हेल्प करेगा? तो उनको ओवरकम शाइनेस, उनकी जो शाइनेस है ना, शाइनेस मीन्स क्या होती है, शर्मीलापन, है ना, उसको दूर करेंगे। डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट टू स्पीक, ऑल ऑफ अबव। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको सही लगेगी, है ना। देखो उनके जो शाइनेस है, शर्मीलापन है ना, वो दूर होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा और मोटिवेट भी होंगे उन लोग बोलने के लिए। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कंपोनेंट। नीचे दिए हुए में कौन सा लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? तो याद रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका वोकेबलरी,
ठीक है, उसमें जो उच्चारण या वोकेबलरी कैसी है वो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट एम्स ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को, भाषा को सिखाने का उद्देश्य, एम मीन्स उद्देश्य कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा ऐसा इसमें कौन सा है जो भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं है। देखो, एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन अ कोहेरेंट मैनर, अपने कोई भी व्यूज़ को, अपनी सोच को लिख सकने या प्रेजेंट कर सकने के लिए एबल बनाना, ये तो सही है, ये तो भाषा सिखाने के उद्देश्य में आएगा, है ना। दूसरा, एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग, सीखने के साथ साथ पढ़ पाने में सक्षम बनाना, ये भी सही है ना। और तीसरा है एबिलिटी टू पास द एग्जाम, इसको देखते हैं, एग्जाम पास करने के लिए योग्य बनाना। और चौथा है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, बोलने वाले की भाषा को समझ पाने के लायक बनाना। तो ये वाला और ये तीनों तो ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो गलत है, क्योंकि भाषा सिखाने का उद्देश्य एग्जाम में पास करना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ावा देना है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। आखिरी क्वेश्चन देख लो, ह्यूमन नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड विद द हेल्प ऑफ, जो ह्यूमन नॉलेज है वो किस चीज़ के द्वारा एक्वायर मतलब प्राप्त किया जाता है या रिटेन्ड किया जाता है। देखिए, इंटरनेट के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा कि मीडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, किसी भी नॉलेज को ना लैंग्वेज के द्वारा सहेज कर रखा जा सकता है। भाषा किसी भी नॉलेज को सहेज कर रखे जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको कैसे लगे और कौन से लेवल करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।